नमस्कार, मैं मिस्टर शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र खंड खा से अध्याय नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसका वीडियो नंबर 1 देखें। सबसे पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं देखते हैं। तो लिख लेते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। परिभाषाओं में बेटा नंबर 1 में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर मार्शल। क्या पढ़ेंगे? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल ने कहा है किसी देश के श्रम तथा पूंजी प्राकृतिक साधनों पर काम करके प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं, उत्पादन करते हैं। यही उस देश की विशुद्ध वार्षिक आय या लाभांश होता है। प्रोफेसर मार्शल के कथनानुसार उन्होंने बताया है किसी देश के श्रम तथा पूंजी प्राकृतिक साधनों पर काम करके प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं, उत्पादन करते हैं। यही उस देश की विशुद्ध वार्षिक आय या लाभांश होता है। अब हम दूसरे राइटर की परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर पीगू के अनुसार। नंबर 2 पर आते हैं प्रोफेसर पीगू के अनुसार। प्रोफेसर पीगू ने क्या बताया है राष्ट्रीय आय के विषय में? इन्होंने बताया है राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का, जिसमें निसंदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, वह भाग है जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नंबर 3 में आते हैं प्रोफेसर इरविंग फिशर। नंबर 3 में प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार। प्रोफेसर इरविंग फिशर के अनुसार इन्होंने राष्ट्रीय आय के विषय में अपनी परिभाषा दिया है, अपना मत दिया है। राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब हम इसके आगे पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय की संकल्पनाएं या अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की संकल्पनाएं आबली करके लिख लो अवधारणाएं। तो राष्ट्रीय आय की संकल्पनाएं और अवधारणाएं क्या हैं? ये निम्नवत हैं। इनमें नंबर 1 में आता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 1 है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका
क्या मतलब है? अब देखें, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनों आय का जोड़ बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। फिर से सुन लें, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ बाजार कीमत सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो ये आपका हुआ बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 2 में आता है बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। नंबर 2 में आता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये है भैया। अब देखें, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें क्या है कि एक लेखा वर्ष में, यानी एक वर्ष में या एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर से आप देख लें, एक वर्ष या एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद होता है उसकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब नंबर 3 में आता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें देखें, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का तात्पर्य क्या है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास जो होता है उसको घटा देने पर बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है इसे ही बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अब नंबर 4 में आता है बेटा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें आप देखें, अब बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार की कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से आशय एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसमें से मूल्य ह्रास को हटा दिया जाता है। नंबर 5 में आता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। नंबर 5 में आता है
साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है? ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? राष्ट्रीय आय की संकल्पनाएं हम आपको पढ़ा रहे हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसे सकल घरेलू आय भी कहा जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमाओं में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा मूल्य ह्रास का जोड़ है। जो साधन लागत है इसमें बताया गया है कि एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा मूल्य का ह्रास, ये सब जोड़ करके जो बनता है वही क्या है? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब अगला बिंदु है साधन लागत पर शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद। छठा है साधन लागत पर शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, ये है। अब आप इसमें देखें ये संकल्पना क्या है भाई? साधन लागत पर शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, इसे शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु आता है, सातवां बिंदु है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सातवां बिंदु है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्य ह्रास सम्मिलित रहता है। इसमें क्या है? इसमें मूल्य ह्रास को सम्मिलित रखा जाता है। नंबर 8 में आता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। नंबर 8 है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? इसमें आप देखें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की सकल घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ होता है। अब नंबर 9 में आता है निजी आय। नंबर 9 में आता है निजी आय। निजी आय क्या है? निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्रों के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। निजी लोगों को, यानी वह कहीं से उपबंधित नहीं हैं, उन्होंने अपना क्या काम किया है, निजी काम किया है, उसमें गवर्नमेंट से या किसी अन्य क्षेत्रों से वह मिले नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। ऐसे
को क्या कहते हैं? निजी आय कहते हैं। तो निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। नंबर 10 में आता है वैयक्तिक आय। नंबर 10 में वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय क्या है भैया? ये देखें, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्तियों या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आयों के योग को वैयक्तिक आय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी है, वेतन है, ब्याज है, लगान है तथा लाभांश आदि को सम्मिलित करते हैं। वैयक्तिक आय का संबंध ये है, वैयक्तिक आय यानी व्यक्तियों की आय एक वर्ष में या एक वर्ष के समय में या एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं या उनको प्राप्त होती है उन सभी आयों के योग को वैयक्तिक आय कहते या व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश आदि को सम्मिलित करते हैं। अब अगला बिंदु है उपभोग्य आय। नंबर 11 है उपभोग्य आय। उपभोग्य आय क्या होती है? किसी व्यक्ति तथा परिवारों के पास या ऐसे कहें व्यक्तियों तथा परिवारों के पास वैयक्तिक आय होती है। व्यक्तियों तथा परिवारों के पास में क्या होता है? वैयक्तिक आय होती है। वह सब उपभोगों, फर्मों पर व्यय नहीं की जाती है, क्योंकि वैयक्तिक आय के एक भाग का वैयक्तिक करों के रूप में सरकार को भुगतान करना होता है और केवल वह भाग जो शेष बचा रहता है उपभोग के काम आता है, वही उपभोग्य आय कहलाती है। देखिए भैया, वैयक्तिक आय और उपभोग्य आय में अंतर होता है। वैयक्तिक आय और उपभोग्य आय में क्या अंतर है? अब आप देखें कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 12,000 रुपये कमा रहा है, तो 12,000 रुपये उसकी क्या है? वैयक्तिक आय है। लेकिन इसमें से वो क्या करता है? टैक्स देता है। मान लीजिए 3,000 रुपये वो टैक्स दे देता है। ठीक भैया, 9,000 रुपये उसका बचा। अब 9,000 रुपये जो है वो क्या करेगा? उपभोग के रूप में खर्च करेगा। जब वो 9,000 रुपये उपभोग के रूप में खर्च करेगा तो वही जो उसकी 9,000 ये शेष राशि है वही क्या होगी? उपभोग्य आय कहलाएगी। ऐसा बताया गया है। अब नेक्स्ट बिंदु आपका जो 12 नंबर है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय 12 में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है भैया? अब आप इसमें देखें, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय होती है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से एक वर्ष में प्राप्त होती है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। अब नंबर 13 में आता है वास्तविक आय। नंबर 13 में आता है वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या है भाई? अब वास्तविक आय आप देखें तो किसी देश की वास्तविक आय जानने के लिए एक ऐसा आधार वर्ष लिया जाता है जब सामान्य मूल्य स्तर ना तो अधिक और ना कम हो तथा उसको 100 के बराबर मान लिया जाता है। अब जिस वर्ष की वास्तविक आय ज्ञात करनी होती है उस वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर का आधार वर्ष की
कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए निम्नांकित सूत्र का बेटा जो है प्रयोग, यानी एक सूत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, उससे वास्तविक आय निकल आती है। इसमें बताया गया है कि एक ऐसा वर्ष लिया जाता है जिसमें वस्तुओं के मूल्य क्या रहते हैं, सामान्य रहते हैं, ना बहुत अधिक होते हैं, यानी ना तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ना तो बहुत कम होते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि फिर उसमें जिस वर्ष की आय जो है निकालनी होती, वास्तविक आय निकालनी होती है, उसको 100 के बराबर मान लिया जाता है। और जिस वर्ष की जो है वार्षिक आय ज्ञात करनी होती, वास्तविक आय ज्ञात करनी होती है, उस वर्ष की कीमतों के समान स्तर का आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक राष्ट्रीय आय उस वर्ष की कीमत निर्देशांक और गुणे 100, ऐसे निकाल लिया जाता है। देख लें भैया, ये सूत्र आप देख लें, सूत्र क्या कह रहा है भाई, सूत्र आप देखें। सूत्र में दिया गया है वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय अब दिया गया है ऐसे, गुणे 100 कर दिया गया है। अब क्या किया गया है भैया, मौद्रिक राष्ट्रीय आय दिया गया, वास्तविक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय और उस वर्ष की कीमत निर्देशांक, उस वर्ष की कीमत निर्देशांक और गुणे 100। तो इस सूत्र से हम निकाल लेते हैं, क्या है, ये है आपकी वास्तविक आय। अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम आपको अगले वीडियो में फिर लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।